पतियानी द्वार रहेगा और अपना भाषण 1932 में आप लोग का सबका स्वागत रहेगा। और थोड़ा सा सेहत गड़बड़ होता है तो पूरे झारखंड वासियों को थोड़ा सा कष्ट होगा। हम भगवान से भी मनाते हैं कि वो उनका सेहत बहुत जल्दी ठीक हो और अपने विचारों को जिस तरह से लोगों को वो प्रभावित करते हैं अपने शब्दों से, वो हम फिर चाहेंगे कि लोग उनसे उनके बात को सुने और आने वाले आगामी चुनाव में उनको एज ए सीएम सभी लोग देखना चाहते हैं। मैं भी दुआ करता हूं भगवान से कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो और झारखंड के विकास की बात करें। मुझे सुनने को मिला है कि जेबीकेएसएस के कुछ साथियों के बीच मनमुटाव चल रहा है, क्या यह बात सही है? देखिए, जैसा जिस आधार पे या फिर जिस प्लेटफॉर्म से आपको सुनने को मिला है वही प्लेटफॉर्म से हमको भी सुनने को मिला है। पर देखिए सर, हर घर में अगर ज़्यादा मेंबर हो या फिर हर घर में एक परिवार में विवाद होता है, ऐसा बात नहीं है। वो परिवार का विवाद है तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा फैलाते नहीं हैं। ये आपसी विवाद है और मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि इस विवाद को तुक मिलना चाहिए। हर एक परिवार में ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच में छोटा मोटा विवाद होता है। अगर हम जानबूझ के किसी व्यक्ति विशेष को, अगर उसके इमेज को हम करना चाहेंगे धूमिल, तो निश्चय ही सब इसी पे बात करेंगे। बहुत सारी पॉजिटिव साइड भी है जिस पे हम लोग बात करना चाहेंगे, नेगेटिव साइड हर एक चीज में होता है। आप ही के क्षेत्र से बबलू सागर मुंडा जी आते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी जी उनका जिस प्रकार से क्षेत्र में काम है, जी जी वे जेबीकेएसएस में शामिल हुए हैं, जी जी तो क्या जेबीकेएसएस उसके आने से अपने क्षेत्र में और मजबूत हुई है? निश्चय सर, वो एक आदिवासी के बड़े चेहरा रहे हैं कि परिवार में वो विस्थापन के मामले पे हर एक वर्गों के साथ में उनका उठना बैठा रहा है ना। सामाजिक दृष्टिकोण से हो या फिर एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे हो, उनका पहल इस क्षेत्र में पिपरवार में, खास करके पिपरवार में, क्योंकि मैं पिपरवार में हूँ तो यहीं के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने में। और निश्चय ही सर, अगर जेबीकेएसएस में ऐसे लोग आएंगे तो जेबीकेएसएस अपना जो विचारधारा है वो संभवतः एक दिन हासिल कर पाएंगे। जेबीकेएसएस पार्टी ने एक अच्छा नियम लगाया, चुनाव से पहले ही जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म फिलअप करवाएं। और मेरे को पता है कि आपने भी फॉर्म फिलअप किया है, तो उससे आपको क्या अनुभव हुआ? बेशक सर, मैं एक क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा था कि कोई हमसे पूछे, और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह का नियम वर्ल्ड में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। और मैं ये उम्मीद भी करना चाहूँगा कि अगर ऐसा नियम हर एक राजनीतिक पार्टी अगर करे तो निश्चय ही क्षण के जो उम्मीदवार आएंगे वो काम करेंगे। आज का परिवेश में राजनीतिक में क्या होता है कि किसी के पास में पैसे की ताकत है, किसी के बल में जाति समीकरण, मतलब जब जात के नाम पे वोट मिलता है या उसके आधार पे वो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको टिकट देती है। अगर इस तरह से नियमावली या फिर उनकी योग्यता के आधार पे उम्मीदवार का चयन हो तो जो अभी हालात है राजनीतिक पार्टियां में, निश्चय ही वो सुधरेगी। और ये एक नया ये मेरे हिसाब से ये कि एक शोधकर्ता का विषय है। इस तरह का नियम जो अब मेरे ख्याल से हर एक राजनीतिक पार्टियों को शोध करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जबरदस्त आइडिया है और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा पूरे जेबीकेएसएस टीम को और जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम दा का कि वो एक नया मॉडल लाए हैं। ये चयन करता जो हर एक उम्मीदवार की जो चयनित होगा उस तरह का जो मॉडल लाया है, हर एक राजनीतिक पार्टी को सीखना चाहिए उनसे। उस फॉर्म में कुछ शुल्क भी लगी थी, उस शुल्क से क्या कुछ परेशानी हुई है आप लोग को? जाहिर सी बात है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि उससे परेशानी है तो वो गलत है। ऐसा कोई ऐसी बातों को, ये जो शुल्क लग रहा है या फिर इसके बारे में जो नेगेटिविटी बरताया जा रहा है, मैं उस बात को कभी समर्थन नहीं करता हूँ, है ना। वो एक क्राइटेरिया है जो सबको फिलअप करना होता है। आप सिमरिया विधानसभा से आते हैं, वहाँ पे आज तक का मैंने रिकॉर्ड देखा है, वहाँ पे बीजेपी बहुत ही मजबूत रहती है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप उस परिस्थिति को किस प्रकार से डट के लड़िएगा और जीत का हासिल कीजिएगा? पिछले 5 साल से सर मैं इस मुद्दे पे लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ और जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ता है मैं अपने आप को उस चीज़ में खुद को शामिल करता हूँ। और रहा बात कि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, मानता हूँ बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी, या फिर गढ़ नहीं, मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि देखिए सेंटर में बीजेपी है और सिमरिया में भी बीजेपी, सिमरिया के विधायक बीजेपी से आते हैं,
लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा विस्थापन नीति का जो लोग प्रभावित है, विस्थापित से विस्थापन का समस्या जो प्रभावित है, सबसे ज़्यादा झारखंड में यही प्रभावित है। यहाँ पर न केंद्र शासित बीजेपी लोग यहाँ पर आके कुछ करते हैं और ना ही यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं वो आके कुछ करते हैं। हाल के दिनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी दुर्घटनाएं हुई हैं वहाँ पर इन लोगों का सक्रियता कम हुई है। अब क्यों कम हुई है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना गढ़ होने के बावजूद भी जेबी केसेस आने वाला चुनाव में अपने आप को वो साबित करिए कि जेबी केसेस ही सबसे बेस्ट पार्टी है और आने वाले दिनों में सिमरिया का विधायक जेबी केसेस से ही आएंगे, आप ये देख लीजिएगा। जेपी केसेस पार्टी के लोग किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना में अभी तक बहुत मुआवजा दिला चुके हैं। आप भी अपने क्षेत्र में कुछ कुछ पहलू पे दे के मुआवजा दिलाए हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो झारखंड के विकास किस प्रकार लेके जाइएगा? सर अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम लोग ये जो टंडवा के परिप्रेक्ष्य में कि एक्सीडेंट कम हो उसके लिए एक बेहतरीन रणनीति बनाएंगे। 4 लेन का बात करेंगे हम, नो एंट्री की भी बात करेंगे हम। और अगर देश हित में कोयला जा रहा है, मानता हूँ देश हित में कोयला जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि देश हित में कोयला जाने और लोगों को अपनी जान की कीमत चुकाने पड़े। तो अगर कोई बोलता है कि देश हित में कोयला जा रहा है, कोई कोयला गाड़ी को एक्सीडेंट की वजह से रोकता है, तो ये भी कहना गलत होगा। भाई हम देश का विकास कर रहे हैं, ठीक है, देश का विकास करना है, हम लोग कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा देश भारत बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता से हर एक लोगों को रौंदते हुए कोयला जगह पे जाए। वो जिसको रौंदा जा रहा है वो भी एक देश का हिस्सा ही है। तो हम इस बात पे बहुत ही ज़्यादा इसमें विशेष प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रोड की घटनाएं या फिर यहाँ जितने कंपनियां हैं वहाँ पर दुर्घटनाएं कम कैसे हो, इस पे बात करेंगे और एक बेहतरीन रणनीति बना के पेश करेंगे। शिबू सोरेन को तबीयत खराब है। उनका बेटा हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीने हुए जेल में थे, फिर जेल से निकलते हैं, फिर मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। इसको आप किस तरीका से देखते हैं? जाहिर से है सर, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन पे कुछ एलिगेशन लगा था और उनको भेजा गया था जेल। उसके बाद वो आए छूट के दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री का बहुत ही कम समय के लिए बचा हुआ था। अगर मैं गलत ना हूँ तो 3 या 4 महीने के लिए, और दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनना 4 महीने के लिए, मुझे व्यक्तिगत लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत है। अगर चंपई सोरेन जी को ही मुख्यमंत्री बने रहने देते तो इसमें भी किसी को मेरे ख्याल से हर्जा नहीं था। मतलब होना चाहिए चंपई सोरेन जी को ही, जो कम अवधि वाला पीरियड था उसमें वो मुख्यमंत्री रहते तो ठीक ही रहता। अब उनका किस तरह का सोच था मैं तो उनको नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका पार्टी झारखंड में पहली बार चुनाव लड़ती है, एक चेहरा जयराम महतो, तो आप झारखंड में कम से कम 20+ % वोट लाते हैं। जाहिर सी बात है सर, हमारे सुप्रीमो का ही जादू है। हमारे सुप्रीमो का ऐसा जादू है कि इतिहास में पहला ऐसा कैंडिडेट है निर्दलीय जो इतना वोट लाया है। तो आप समझ सकते हैं कि सर आने वाला विधानसभा चुनाव में वो क्या रणनीति से लोगों को अपना उम्मीदवार उतारेंगे और क्या वोट परसेंटेज हम लोग का रहेगा। और हम लोग जीत की तरफ अग्रसर है और हम लोग जीत रहे हैं, बहुत सारे सीटों पे हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी बात लोगों तक पहुंचाया। और मेरा पब्लिक से अनुरोध रहेगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और रखते हैं। तो आपके नज़र में एक अच्छा राजनेता का क्या पहचान है? हर एक बिंदु को बहुत ही तार्किक तरीके से और बिना किसी को गलत ठहराए अपने बातों को रखना और समाज के हितों को अपना जीवन का जो समय है उसको देना ही मेरे ख्याल से वो एक अच्छा राजनीतिक और योग्य उम्मीदवार या फिर नेता का एक तरह से बोल सकते हैं उसका कैरेक्टर हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपको आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आंदोलन किए हैं। मैं यहाँ पर जो पिपरवार थाना है वहाँ पर मैं आमंत्रित था। वहाँ पर मैं
मौजूद रहा, साथ ही यहाँ पर स्कूल के कार्यक्रम में भी मौजूद रहा। लगभग यहाँ पर जहाँ जहाँ भी झंडोत्तोलन हुआ मैं शरीक रहा, मौजूद रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी झारखंड में विधानसभा चुनाव है, आप अपने नज़रिए से इसके किस स्तर से देखते हैं? देखिए, अब चुनाव, चूंकि आज 15 अगस्त था, मैं तो नहीं चाहता था कि कोई चुनावी सवाल आए, पर आपने सवाल पूछा तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि आगामी झारखंड जो चुनाव होने वाला विधानसभा में, ये चुनाव झारखंड का इतिहास को बदलेगा। यहाँ पर आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर जेबी केसेस अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चुनाव में उतरेगी। और जैसा कि आप लोग सबको पता है कि जो जयराम दा के विचार है, जो घर घर तक पहुँच रहा है, जो झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति के बारे में हमेशा वो लोगों को बताते हैं कि वो अगर बने तो लोगों को क्या उनसे हक अधिकार मिल सकेगा। तो ये चुनाव संभवतः मेरे ख्याल से नहीं, वो संभवतः मेरी संभावना है कि हिस्ट्री रचेगा, इतिहास रचेगा, और निश्चय ही जेबी केसेस एक बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग देख सकेंगे आने वाले दिनों में। पंचायत के बिलारी गांव के चौक में पहुंचे हैं। आज जैसा कि देश 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाया है, इसी बीच हमारे कुछ जेबी केसेस के साथी हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि आज का उनका दिन कैसा गुजरा। मैं लेके आ रहा हूं अपने साथी जितेंद्र जी पास। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त था, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के जितने भी सपोर्टर हैं, उन सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही ये वीडियो जिन भाइयों तक पहुंचेगा या फिर जो लाइव देख रहे होंगे, मैं उनको भी तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं यही लोगों से अपील करना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि देश तभी बढ़ेगा जब आप अपना खुद को बढ़ाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे फिर आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल